अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स रिसेंट वीडियोस में हमने नर्वस सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था और अब तक हमने इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, उनकी बेसिक टाइप्स और कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम को मज़ीद डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। नर्वस सिस्टम ज़्यादातर लोग जिनका बायोलॉजी या ह्यूमन एनाटमी के हवाले से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता या प्राइमरी सी उनके पास इसकी एजुकेशन होती है, तो उनके ख़्याल में नर्वस सिस्टम सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही होता है। लेकिन नर्वस सिस्टम सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि बाज़ लोग तो सिर्फ इसको ब्रेन के हद तक, इस ऑर्गन के हद तक ही महदूद समझते हैं। बल्कि नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारे पूरी बॉडी के तमाम मसल्स, सेंस ऑर्गन्स और ग्लैंड्स, इन सब को कंट्रोल करता है। और इसलिए ये कंट्रोल करता है मेनली ऑब्वियसली ब्रेन के थ्रू। तो ब्रेन का इन तमाम बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स या ग्लैंड्स के साथ राब्ता होना चाहिए। राब्ते के लिए हमने डिस्कस किया कि वो एक सिस्टम यूज़ करता है कम्युनिकेशन का, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल या नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो नर्व इम्पल्स पहुंचाने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। इसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम जो है पूरी बॉडी में, ये ब्रेन जो है पूरी बॉडी के साथ वायर्ड है, कनेक्टेड है। यानी कुछ नर्व्स जो हैं वो उनका एक नेटवर्क बल्कि पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है। तो इस एतबार से नर्वस सिस्टम को हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या PNS। नाम से जाहिर है सेंट्रल जिसका बुनियादी किरदार है, मेन रोल जिसका है, उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है। ब्रेन जो हमारे स्कल के अंदर मौजूद है और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर से नर्व्स का एक गुच्छा समझ लें गुजर रहा है। ठीक है जी, कॉर्ड पूरे का पूरा जिसमें नर्व्स हैं कई सारी, जो बाद में जाकर पूरी बॉडी के अंदर फैल जाएंगी। ठीक है जी, पहले वो इकट्ठा होकर गुजरता है, हमारी रीढ़ की हड्डी के सेंटर तक जा रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है, और वहाँ से वो रीढ़ की हड्डी के मोहरों में से जो नर्व्स हैं वो निकल कर पूरी बॉडी के अंदर चली जाती हैं, बाजुओं की तरफ, लंग्स की तरफ, किडनीज़ की तरफ, हार्ट की तरफ, लेग्स की तरफ। तो बॉडी के तमाम पार्ट्स के साथ हमारे ब्रेन की वायरिंग हुई पड़ी है नर्व्स के थ्रू। ठीक है जी, न्यूरॉन्स क्योंकि नए होते हैं, लंबे होते हैं, तो वो आपस में मिलकर नर्व्स बनाते हैं और वो ब्रेन का उन नर्व्स के ज़रिए बॉडी के तमाम पार्ट्स के साथ राब्ता होता है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को तो हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे मेन काम तो इन्हीं का ही होता है, इन्होंने कंट्रोल करना है पूरी बॉडी के तमाम फंक्शंस को। लेकिन दूसरा पार्ट जो पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, नाम से जाहिर है कि पेरिफेरल लफ्ज़ पेरिफेरी से निकला है। पेरिफेरी मतलब इलाका, इलाके से यहाँ मुराद है पूरी बॉडी। तो पूरी बॉडी के अंदर जो सिस्टम फैला हुआ है, नर्व्स का एक नेटवर्क जो फैला हुआ है, उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम को मेनली दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पहले डिस्कस कर लिया कि इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, ये दो ऑर्गन इसमें शामिल है। इन्होंने ज़्यादा प्रोसेसिंग का, रिसीविंग का, ऑर्डर्स देने का, ये सारा काम इन्होंने करना है। लेकिन किसके थ्रू करना है, किस तरीके से वो ऑर्डर्स आने हैं या पहुँचाने हैं बॉडी पार्ट्स तक, ग्लैंड्स तक, ऑर्गन्स तक, सेंस ऑर्गन्स तक। ठीक है जी, तो वो जो दूसरा बड़ा पार्ट है उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको आगे से मज़ीद दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक वर्ड बॉडी से निकला है। ठीक है जी, सोमा मीन्स बॉडी। बॉडी से यहाँ मुराद है हमारा वॉलेंटरी कंट्रोल। बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को हम अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी स्पेशली इसमें बॉडी की मूवमेंट्स आ जाएंगी। मैं अगर अपने हाथों को हिला रहा हूँ, ठीक है जी, लिप्स को मूव कर रहा हूँ, या चलते फिरते वक्त हम अपनी टांगों को हिलाते हैं, ये कोई भी जो बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं, ये हमारे इख्तियार में है, चाहे करें चाहे ना करें, जब चाहे करें जब चाहे ना करें। ठीक है जी, तो इस तरह के सिस्टम को जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसका वो पार्ट जो हमारी मर्ज़ी से कंट्रोल हो रहा है या हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में है, ठीक है जी, उसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक वो हिस्सा है जो खुदकार तरीके से काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो काम कर रहा है। बॉडी के वो तमाम फंक्शंस जो खुदकार तरीके से काम कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर डाइजेशन का अमल है, ठीक है, हार्ट बीट है या हार्ट रेट है,
हमारी रेस्पिरेशन है यानी सांस लेने का अमल तनफ़ुस है। तो ये सारे काम बॉडी के अंदर, ये ग्लैंड्स की सिक्रीशन है। तो इस तरह के सारे काम जो हैं वो ख़ुदकार तरीके से बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उन्हें हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मज़ीद 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक जब बॉडी पर हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल होता है तो उसको कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है पेरिफेरल में, उसे हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और वो फंक्शंस जो ऑटोमेटिकली रन हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको कंट्रोल करने वाला जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, उसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटो मीन्स खुद ब खुद, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खुदकार तरीके से वो काम करता है। ठीक है जी। इसी तरह जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, उसमें तो नर्व्स ही शामिल है, सिर्फ सेंसरी और मोटर नर्व्स जो उनसे उनका काम है मैसेज लेकर आना और ब्रेन का ऑर्डर पहुंचा देना ताकि बॉडी की मुख्तलिफ मूवमेंट्स उनसे वो परफॉर्म हो सकें। ठीक है जी। ये नर्व्स जो उनसे हैं इनके बेसिकली पेयर्स होते हैं ज़्यादातर, ये पेयर्स की शक्ल में ट्रैवल करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है जी। कुछ पेयर्स जो हैं वो डायरेक्ट ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक जा रहे होते हैं, जैसे ब्रेन से आँखों तक, ब्रेन से एयर्स तक, ब्रेन से टंग तक, लिप्स तक, नोज़ तक। तो ये जो नर्व्स आ रही हैं इन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, जो ब्रेन से डायरेक्ट आ रही है। क्रेनियम यानी खोपड़ी, खोपड़ी से डायरेक्ट जो यानी ब्रेन से डायरेक्ट आने वाली नर्व्स जो सी हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और उसके 12 पेयर्स हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एक तो इनका रोल है, और दूसरी स्पाइनल नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और फिर स्पाइनल कॉर्ड से पूरी बॉडी के अंदर फैल जाती हैं, उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। उसके 31 पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है जी। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम उनमें मेनली रोल जो है वो नर्व्स का ही है, मैसेज लेकर आना और मैसेज ले जाना। दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसे मज़ीद आगे से 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक जो हमारे से हमदर्दी करता है, पैरासिम्पैथेटिक उसके ऑपोजिट। ठीक है जी। ये दो अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं, इनका सिर्फ फंक्शन एक दूसरे से उलट होता है। ये नहीं है कि एक काम करता है तो दूसरा उसको रोक देता है, सिर्फ ये है कि ये 2 डिफरेंट सिचुएशंस में काम करते हैं, और वो सिचुएशंस जो सी हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मिसाल के तौर पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इमरजेंसी और इमोशंस के वक्त, इमोशनल एक्सपीरियंसेस और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन बनी हो बॉडी पर, तो उस वक्त एक्टिवेट हो जाता है खुद ब खुद, उसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पर खौफ की हालत में हमारी बॉडी के अंदर खुदकार तरीके से बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं जो हमें उस सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए तैयार कर देती हैं। ठीक है जी। क्योंकि जो फंक्शनिंग हमारी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होती है, एमरजेंसी में हमारी वो फंक्शनिंग नहीं होती, बल्कि हमारी फंक्शनिंग बढ़ जाती है, हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। आम रूटीन में आप दौड़ लगा रहे हो, उसकी वो सिचुएशन कुछ और होगी, वो रफ्तार कुछ और होगी, और अगर पीछे कुत्ता चढ़ा हो और आप खौफ का शिकार हो तो यूसेन बोल्ट को भी आप जो उनसे मात दे जाएंगे। ठीक है जी। फिर आपकी रफ्तार कुछ की कुछ होगी, क्योंकि उस वक्त जो है एमरजेंसी की सिचुएशन बॉडी पर नाफिज हो जाती है। कोई इमोशनल एक्सपीरियंस हो या कोई और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई अराउजल की कंडीशन हो, तो उसमें बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं जो बॉडी को उस रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर कर देती हैं। ठीक है जी। मिसाल के तो मैंने आपको फेयर की एग्जांपल दी, खौफ की। ठीक है। यही एग्जांपल जो मैंने अज़राए मज़ा इस्तेमाल किया कि कुत्ता पीछे चढ़ा हो, तो उस वक्त तो खौफ की कैफियत जब आप पर तारी होगी तो बॉडी के अंदर खुदकार तरीके से क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर आपको उस वक्त हमारे इमरजेंसी सिचुएशन में आमतौर पर 2 रिस्पॉन्सेज होते हैं, फाइट या फ्लाइट। या तो हम उस सिचुएशन का मुकाबला करते हैं या फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो फाइट या फ्लाइट हमारा रिस्पॉन्स होता है। अगर हम फाइट करना चाहते हैं तो भी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, फ्लाइट करना चाहते हैं तो भी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। अब एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी? उस वक्त तो ये तो नहीं कि आप टाइम आउट मांग लेंगे उस एमरजेंसी सिचुएशन से या उस कुत्ते से कि भाई अभी टाइम आउट और पहले मैं कुछ खा लूँ, कोई एनर्जी अपनी बहाल कर लूँ, फिर या मैं मुकाबला करूँगा या मैं भाग जाऊँगा। तो ये तो नहीं है ऑप्शन आपके पास। उस वक्त तो ऑटोमेटिक एट द स्पॉट बॉडी को एनर्जी की, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। तो उस वक्त ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी मदद करता है हमारा एंडोक्रिन ग्लैंड सिस्टम। ठीक है जी। ये ग्लैंड्स का सिस्टम, और ग्लैंड्स के अंदर एक स्पेसिफिक ग्लैंड है, इसको हम ग्लैंड्स की बात को बाद में करेंगे क्योंकि फ़िलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये ग्लैंड्स और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये मिलकर बॉडी को उस सिचुएशन के मुकाबले के लिए यानी फाइट या फ्लाइट के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। एनर्जी एक्स्ट्रा कहाँ से आएगी? बॉडी के अंदर
एक्स्ट्रा ग्लूकोज मौजूद होती है, स्टोर होती है। फैट्स एंड ग्लूकोज हमारे मसल्स में स्टोर होती है, तो या लीवर के पास एक्स्ट्रा शुगर होती है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लीवर को ऑर्डर करेगा कि वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक्स्ट्रा शुगर जो है वो सिक्रीट करना शुरू कर दे। ठीक है जी। और वो एक्स्ट्रा शुगर जो है यानी ग्लूकोज जो है वो हर सेल तक पहुंचेगी और वो एनर्जी के तौर पर काम आएगी हमारे। लेकिन उस एक्स्ट्रा शुगर को या उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज़ कर दी है हमारे लिवर ने, वो हर सेल तक पहुंच गई, लेकिन उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है जी। जैसे मैंने पहले शायद डिस्कस कर चुका हूँ कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। उस एनर्जी को फिर हम यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ से आएगी? तो ऐसी कैफियत में आमतौर पर सांस फूलना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त एक्चुअली ब्रीदिंग की रफ्तार बढ़ जाती है। ठीक है जी। तो सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। अब बॉडी पार्ट्स को एनर्जी जल्दी चाहिए, तो पहुंचाने का काम ब्लड करता है, तो ब्लड को तेज़ सर्कुलेट करने की ज़रूरत है। तेज़ सर्कुलेट कौन करवाएगा? हार्ट करवाएगा। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ठीक है जी। अब हार्ट ने ब्लड भेजना है तेज़ी से और ज़्यादा भी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा ब्लड जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन और जो शुगर है वो कैरी करके लेके जाएगा। ज़्यादा कैरी करने के लिए जो आर्टरीज़ हैं, स्पेशली आर्म्स की और लेग्स की, वहाँ की आर्टरीज़ फैल जाती हैं, उनकी डायलेशन हो जाती है, ताकि वहाँ ज़्यादा खून समा सके और ज़्यादा रफ्तार से जा सके। ठीक है जी। तो अब आर्टरीज़ का साइज़ भी बढ़ जाएगा, इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, उसकी रफ्तार भी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब खून भी जो है, ब्लड जो है वो हमारी लेग्स को और आर्म्स को ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि फ़्लाइट के लिए लेग्स की ज़रूरत है और फाइट के लिए आर्म्स की ज़रूरत है। अब एक्स्ट्रा ब्लड कहाँ से आया? पूरी बॉडी को, तो आखिर खून तो पूरी बॉडी को चाहिए होता है। ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, हर जगह उसने कुछ पहुँचाना होता है, शुगर और ऑक्सीजन यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, उस वक्त खाना खाने का या डाइजेस्ट करने का टाइम नहीं होता बॉडी के पास। एमरजेंसी में हमारी जो डाइजेशन है उसका प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ब्लड है वो वक्ती तौर पर ज़्यादा चला जाता है आर्म्स और लेग्स की तरफ। इसकी एक अगर आप ऑब्जर्वेशन देखना चाहें तो आमतौर पर खौफ की हालत में बाज़ औक़ात अगर जो हमारा फेस है वो रेड होता है, ठीक है जी, या गुस्से की हालत में ख़ास तौर पर अगर फेस रेड होता है तो वो अलामत है कि हमारे फेस पे जो है वो ब्लड की मिकदार ज़्यादा हो गई हुई है। इसी तरह फाइट या फ्लाइट के लिए आर्म्स और लेग्स में ब्लड ज़्यादा चला जाता है। तो ये सारी तब्दीलियाँ ऑटोमेटिक तरीके से आती हैं। शुगर लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रीदिंग की रफ्तार बढ़ जाती है, आर्टरीज़ की डायलेशन हो जाती है। ठीक है जी। डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, ब्लड जो है वो आर्म्स और लेग्स की तरफ ज़्यादा चला जाता है। तो ये सारी तब्दीलियाँ लाने का ज़िम्मेदार जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो ये सारी तब्दीली लाता है एमरजेंसी अराउजल या इमोशंस की सूरत हाल में। ठीक है जी। और जब सर्कमस्टांसेस नॉर्मल हो जाते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि हम नॉर्मल आदमी, इस वक्त मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ इस वक्त एमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, तो इस वक्त पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट है। लेकिन अगर कोई खौफ की कैफियत हो या कोई गुस्से की कैफियत हो या कोई स्ट्रेस की या कोई और एमरजेंसी की कैफियत हो, तो उस वक्त जो है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसकी मदद एंडोक्रिन ग्लैंड सिस्टम करेगा। तो ग्लैंड्स में स्पेशली एड्रिनल ग्लैंड और उसमें से खारिज होने वाले कुछ हार्मोन्स हैं जिन्हें हम एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन कहते हैं, वो मदद करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हिस्से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एमरजेंसी और नॉर्मल हालात में सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए। ठीक है जी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसको मज़ीद दो पार्ट सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में, और ऑटोनॉमिक को मज़ीद दो सब पार्ट्स जो हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड किया जा सकता है। सिंपैथेटिक जो है वो हमारे साथ हमदर्दी करता है, एमरजेंसी की सिचुएशन में खुद ब खुद एक्टिवेट होकर बॉडी में मुख्तलिफ चेंजेस लेकर आता है, और पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ऑपरेट कर रहा होता है। सिंपैथेटिक के इसका फंक्शन वैसे इसके ऑपोजिट होता है, लेकिन ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहे होते कि एक दूसरे को रोक रहे हों, बस इनका फंक्शन है डिफरेंट, ऑपोजिट एक दूसरे के, अपनी अपनी सिचुएशन में दोनों काम करते हैं एक दूसरे के उलट। एक एमरजेंसी के वक्त एक्टिवेट होता है, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के वक्त एक्टिवेट होता है। ठीक है जी। तो ये हमने एक मेजर सी एक उसकी बड़ी पिक्चर देख ली नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैंने आगे फर्दर डिस्कस भी कर दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन
और स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो, कोई डिटेल आप मज़ीद जानना चाहते हो तो आप या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या ग्रुप में जब मैं व्हाट्सएप वीडियो के में ग्रुप में ये शेयर करता हूँ वीडियो, तो उसमें कमेंट्स में या ऑडियो मैसेज की सूरत में पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं सेंट्रल सिस्टम स्टार्ट करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।